गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द सोसाइटी ऑफ रूरल एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे कल केस स्टडी ऑफ इंडिगो के बारे में, नील के बारे में, नील की खेती के बारे में। तो जब यूरोप में नील की बढ़ती मांग, जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम भारत में ही नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढ लेंगे और भारत में ही हम नील की खेती करेंगे जी। अब क्या हुआ, 18वीं सदी के आखिरी दशक में ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी, यानी कि 18वीं सेंचुरी के अंदर ही नील की खेती वहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगी। उसमें क्या हुआ कि बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था, यानी कि जो बंगाल में जो नील होता था वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था। उसका जो रंग होता था वो तेज़ होता था, फीका नहीं रहता था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग कितना था, 30% ही था। जो 30% था जो उसमें आयात किया गया था, उसमें 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना हो गया, 95% हो चुका था। जैसे कि 1788 में तो कितना था, 30% था, जबकि 1810 के अंदर 95% हो चुका था, यानी कि सारा नील भारत से ही ब्रिटेन में जाता था, यूरोप में जाता था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। जैसे जैसे नील की प्रसिद्धि हुई तो कंपनी के सारे अफसर क्या करने लगे, और व्यापारी नील के अंदर पैसे लगाने लगे। बहुत सारे अधिकारियों ने नील की अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। उनको लगा कि अब नील में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो उन्होंने नौकरियां छोड़ दी अधिकारियों ने। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। उसके बाद नील की खेती कैसे होती है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। देखो, नील की खेती के दो मुख्य तरीके होते हैं, एक तो निज और एक रैयती। कौन सी होती है, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते हैं। जो निज कल्टीवेशन होता है उसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर खेती के अंदर व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते हैं, या तो वह ज़मीन खरीद लेते हैं या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं, और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते हैं। इसको हम कहते हैं नील कल्टीवेशन। वही कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मेथड निज कल्टीवेशन के बारे में आप बताइए। तो उसके बाद हम निज खेती की कुछ समस्या थी, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद निज कल्टीवेशन के अंदर ये देखेंगे हम। उसमें क्या है, बागान मालिक को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनें जो आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, ऐसी ज़मीनें पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत रहती थी, यानी कि बड़ी बड़ी जो खेत होते हैं उनकी ज़रूरत रहती थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल पाती, क्योंकि वहाँ पर तो क्या रहते थे, पहले से ही लोग रहते थे। तरह तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया, जिसके टकराव और तनाव पैदा हो गए। यानी कि जहाँ भी वो नील खेती करना चाहते थे वहाँ से वो उन्होंने किसानों को हटा दिया और वहाँ पर खेती करनी शुरू की। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। नील की खेती भी उसी समय होते हैं और धान की खेती भी उसी समय होती थी, इसलिए धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। अब उसमें क्या कहता है, 1 बीघा नील की खेती के लिए हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों की खरीदना और उनका
रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादक को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे, यानी कि वो किराए पर भी नहीं ले सकते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत ही आती थी। 25% ही कम आती थी, बाकी सबको रैयती सिस्टम में आती थी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब रैयती सिस्टम के बारे में। रैयत की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे कि कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझाते थे। बेटा रैयती सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।